बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप। इमरान खान को अपनी हुकूमत से दूसरी बार सदमा मिला है। पहले एतजाज हसन को भुला देने का दुख था, अब मलाला की किताब की तकरीब रुनुमाई रोकने का सुनकर सकते में आ गए। दिलों में जिंदा हैं, उनकी सोच मरती है और ना ही वो खुद। सैयद मुनव्वर हसन की उसामा बिन लादेन से मोहब्बत बेमिसाल है। जरूरी नहीं कि उसामा सबके हीरो हों। पाकिस्तान दुबई में भारतीय चालों का भरपूर जवाब दे रहा है। बिग 3 फार्मूला के खिलाफ श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी डट गए। जीत के आओ तो माने। बिलावल भुट्टो दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल आगे। नवाज शरीफ पार्टी से मशवरे के बावजूद कंफ्यूज हैं। शायद इसीलिए आर्मी चीफ आज उनसे मिले। ऑपरेशन ही आखिरी फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान को सदमे पर सदमे दिए जा रही है। ताज़ा सितम यह हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मलाला की किताब की तकरीब रुनुमाई रुकवा दी। ये तकरीब एक गैर सरकारी तंजीम ने पेशावर यूनिवर्सिटी में रखी थी। तंजीम के मुताबिक इस तकरीब का मकसद मलाला की किताब पर तलबा के दरमियान बहस मुबाहिसा करवाने के सिवा कुछ नहीं था, मगर इस तकरीब की भिनक सूबाई हुकूमत के कानों में पड़ गई, जिसने ना सिर्फ तकरीब रुकवा दी बल्कि पुलिस को तकरीब के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से भी रोक दिया। इस बात ने इमरान खान को रंजीदा कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में ये कमाल भी सिर्फ इमरान खान का है कि वो जिस बात को गलत समझते हैं बरमला उसका इजहार कर देते हैं, चाहे इल्जाम उनकी अपनी सूबाई हुकूमत पर ही क्यों ना आता हो। इससे पहले उन्होंने एतजाज हसन शहीद को नजरअंदाज करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसने हंगू में जान कुर्बान करके खुदकुश हमले को नाकाम बनाया था। पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर एक्ट नहीं किया और वहाँ पहुँचे नहीं हमारे वजीर, हमारे वजीर आला। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के, और हम अपनी तहरीक इंसाफ की तरफ से हम ये पूरी जिम्मेदारी लेंगे उनकी फैमिली की। मलाला की किताब की तकरीब रुनुमाई रोकने पर इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। इमरान खान का कहना है कि सूबाई हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है और वह समझने से कासिर है कि किताब की रुनुमाई पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर इत्तलात शाह फरमान का कहना है कि किताब की तकरीब रुनुमाई पर नहीं बल्कि इसके मकाम पर एतराज था। लग यूं रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खान साहब के विजन को समझ नहीं पाई। मलाला की किताब को रुनुमाई की इजाजत क्यों नहीं दी गई, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं तकरीब का एहतिमाम करने वाले डॉक्टर हुसैन और इस तकरीब को रुकवाने वाली हुकूमत के सूबाई वजीर शाह फरमान। खादिम हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं कि असल में वजह क्या हुई, किसने आपको रोका, क्या कहकर? मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बताया ये 3 तंजीमें थीं, बादशाह खान ट्रस्ट एजुकेशन फाउंडेशन, एरिया स्टडी सेंटर और SPO स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों तंजीमों ने मिलकर मलाला की किताब आई मलाला को जिसके 3 हिस्से किए, और 3 हिस्सों में एक ये था कि ये आज़ादी राय या आज़ादी इजहार के हक़ का उसमें बात है मंदरजात में किताब के। फिर दूसरी बात उसमें तालीम के हक़ की और तालीम की कैंपेन की है, तमाम बच्चे स्कूलों में जाएं, तमाम दुनिया के बच्चे स्कूलों में जाएं, खैबर पख्तूनख्वा और इस खित्ते के बच्चे ज़रूर स्कूलों में मौजूद हों। और तीसरी बात, यहाँ पे जो एक इंतहा पसंदी की लहर चली है, ये तीनों हवालों से हमने इल्मी हलकों को, सिविल सोसाइटी की तंजीमों को और साथ एरिया स्टडी सेंटर को ये बात की। और एक स्टडी सेंटर एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, और ये इदारा पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया है। और ये अगरचे हाउस्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इस खित्ते में जितने भी तहकीकी काम हैं या इस खित्ते पे तहकीकी काम है वो करता है। तो फिर ये बात आ गई कल से, असल में 10-1 दिन से ये तैयारियां जारी थी। सारे लोगों को दावतनामे गए थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तकरीब रुनुमाई करनी थी, वो मेहमान खुसूसी थे, लेकिन कल शाम से ये सूरत हाल चल निकली कि पहले एक वज़ीर की तरफ से, जिसका नाम इनायतुल्लाह साहब हैं, वो लोकल बॉडीज़ के हैं, उनके सेक्रेटरी की तरफ से फ़ोन आया और वो फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। लेकिन बाद में शाह फरमान साहब ने ख़ुद फ़ोन किया एरिया स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज खान को, और 3 बातें कही। नंबर 1 कि आपने सूबाई हुकूमत से इजाज़त क्यों नहीं ली। नंबर 2 कि ये जो किताब है ये मुतनाज़ा है। और नंबर 3 ये कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस पे जब बात आ गई तो ये था कि आया सूबाई हुकूमत से एरिया स्टडी सेंटर को कोई तुक बनता है इजाज़त लेने की, क्योंकि वो एक अलग इदारा है, ऑटोनमस बॉडी है।
اور دوسرا یہ کہ متنازع ہے تو کہیں صوبائی حکومت کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بین اس پہ لگا ہے, کوئی پابندی لگی ہے. اور تیسری, اگر یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو یہ تو پوری یونیورسٹی کو ہونی چاہیے, تو پوری یونیورسٹی کو پھر تالا لگا دیں. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں آ گئی. شاہ فرمان صاحب اصل میں ہوا کیا, کیونکہ اخبار جو میڈیا ہے اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا اس کے سیاسی مقاصد تھے اور امریکہ سے فنڈ لینے کے لیے کیا جا رہا تھا یہ سب کچھ. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو کل مجھے پتا چلا تو میں نے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے بات کی. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے وائس چانسلر سے بات کی اور وائس چانسلر کو بھی اس وقت نہیں پتا تھا. نہ تو کتاب کے اوپر پابندی کی بات ہے, نہ کتاب کی تقریبی رونمائی کے اوپر پابندی کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے اندر ایریا اسٹڈی سینٹر جو کہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے اوپر ریسرچ کا کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کریکولا بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوں. یہ صرف ملالہ کی کتاب کی بات نہیں ہے, کوئی اور بھی اگر اس قسم کے ایکٹیویٹیز جو کہ اس ایریا جو انسٹیٹیوشن کے یا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو, نہ تو ملالہ نے ادھر سے پڑھا ہے, نہ ہی اس کتاب کے ادھر کوئی ریلیونسی ہے. اس لحاظ سے ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف اس کیوں نے اس وینیو کے اوپر آبجیکشن ہے. کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز اگر ہو جس سے اس ادارے کا کوئی تعلق نہ ہو, گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ کریکولا بیسڈ ایکٹیویٹیز ہو. اب جو بات اس کا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا, عمران خان صاحب پھر پریشان کیوں ہوئے, انہوں نے کیوں کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو روکا گیا ہے, اب ان کو تسلی ہو گئی. عمران خان کی ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ ہم نے کتاب کی رونمائی کے اوپر پابندی لگائی ہے, یا کتاب تو ان کے ساتھ جو ایشو میں نے خود بات کی اور ان کو کلیئر کر دیا کہ ہم اگر اب اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین ہے, یہ ایک پورا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. اب دیکھو کوئی اور آ کے ٹیچرز بیٹھ کے کہ ہم یہ رونمائی چاہتے ہیں. یہاں پر آپ نے یہ بات تو نہیں کہی کہ یہ صرف امریکہ سے فنڈ لینے کے لیے ہو رہا ہے, اس کے سیاسی مقاصد ہیں, آپ نے یہ تو نہیں کہا. دیکھو, نہ میں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ سے فنڈ, نہ میں نے تھریٹ کی بات کی ہے. یہ جہاں بھی کرنا چاہے ہم سیکیورٹی دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ادارے کے اندر, ایک تعلیمی ادارے کے اندر جہاں پر اس کتاب کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے, صرف اس وجہ سے ایز اے پالیسی میٹر ہم نے یہ بات کی ہے, اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی. آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہے, اگر کوئی ایسی کوئی تقریب ہوگی کہ جو ریلیونٹ نہیں ہوگی, تو ہم اس کو, اس لیے کہ ہر گورنمنٹ کی اپنی ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن فار آل ہمارا سلوگن. صحیح ہے یہ سوال ڈاکٹر صاحب. پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے آپ کہیں اور رکھ لیں, یونیورسٹی میں آپ نہ کریں, پھر آپ اس بات کو میرا خیال ہے مان لیں, کیونکہ اس میں تو کوئی پھر قباحت نہیں ہے. اگر جواز نہیں ہے کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کا یونیورسٹی کے اندر, سب کے لیے ایسا ہے, تو آپ کے لیے بھی آپ کہیں اور جا کر لیں تقریب رونمائی. جی میں سمجھا نہیں آپ کا سوال, ذرا پھر دہرائیے گا. جی شاہ فرمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں اجازت نہیں ہے. ذرا دہرائیے گا. جی شاہ فرمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں اس طرح کی کسی تقریب کی اجازت نہیں ہے, یہ غیر نصابی سرگرمی ہے, ہم نہیں اجازت دے سکتے. جی بات یہ ہے کہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ یونیورسٹی کے اندر اجازت نہیں ہے. یونیورسٹی ایک اٹانومس باڈی ہے, یہ بھی جانتے ہیں. یونیورسٹی کا ایکٹ پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ علم و ادب کے ساتھ اگر کوئی واسطہ رہا ہے ان کا لکھت پڑھت کے ساتھ, تو ان کو لکھنا آتا ہوگا. وہ ذرا ایکٹ نکال کے پڑھیں. ابھی آپ اپنے انٹرنیٹ سے ایکٹ نکال کے پڑھیں. پھر ایریا اسٹڈی سینٹر کا جو پرسکرائبڈ TOR ہیں وہ نکال کے پڑھیں. ایریا اسٹڈی سینٹر اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹی وہ علمی اور تحقیقی کانفرنسوں کے انعقاد کے لیے ہے. یہ کتاب ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی سیاسیات کا فلسفہ ہے. اس میں 3 باتیں ہیں. اگر ان کی نظر سے یہ کتاب گزری ہو, اگر نہیں گزری ہو تو براہ کرم یہ کتاب ضرور پڑھ لیں. اس میں 3 باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی حق ہے اظہار کا وہ ملے تمام انسانوں کو, تمام سماجوں کو. نمبر 2, تعلیم بہت ضروری چیز ہے, اس پہ بات ہو جائے. نمبر تین کہ یہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے اس نے اس خطے کو اور اس سماج کو اور پاکستان کو, جنوبی ایشیا کو اور وسطی ایشیا کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو بلایا تھا اور اس پہ علمی بات ہونی تھی, اور ہم نے ان سے بھی کہا تھا تحریک انصاف کیوں آپ کو روکے گی, وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے طالبان کے خوف سے, کیونکہ ملالہ کے خلاف ہیں وہ بھی؟
جی میں سمجھا نہیں, آپ کی آواز صحیح طور پہ آ نہیں رہی. میں اپنا سوال دہراتا ہوں, آپ کو پھر کیا وجہ سمجھ آتی ہے, کیوں صوبائی حکومت ایسا کرے گی کہ بلا وجہ اس طرح کی تقریب کو روکے گی؟ کیا وہ طالبان کے خوف سے ایسا کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی ملالہ کے خلاف ہیں؟ آپ کو یہ وجہ لگتی ہے؟ کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کی سوال صحیح نہ آ رہی, لیکن مجھے میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کیا سوال کر رہے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ان کے مینڈیٹ کا ہے یا ان کی اتھارٹی کا ہے. یہ اتھارٹی ان کو نہیں ہے کہ وہ ایریا اسٹڈی سینٹر کو یا پشاور یونیورسٹی کو کہے. پشاور یونیورسٹی کا ایکٹ بھی اور ایریا اسٹڈی سینٹر یہ اس کا مینڈیٹ بھی یہ ہے, اور یہ ایک پارلیمان کے ایکٹ کے تحت وجود میں آیا ہے. پشاور صوبائی حکومت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے میں سمجھ گیا. شاہ فرمان صاحب, یہ اعتراض آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹونومس باڈی ہے, خود مختار ہے پشاور یونیورسٹی, آپ اس کو اس طرح سے نہیں روک سکتے. اس کے ایکٹ میں لکھا ہے یہ بلا جواز ہے, اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید طالبان ملالہ کے خلاف ہیں, ان کے خوف سے, آپ طالبان کے خوف سے نہیں دینا چاہتے یہ تقریب رونمائی, اس لیے آپ نے رکوائی. دیکھیں, جہاں تک ہم نے کہا کہ یہ جہاں بھی چاہے, عرض یہ ہے کہ آپ اگر ہم رکوانا چاہتے تو شاید ہم پھر اور جگہوں کی اجازت ہی نہ دیتے. ان کو ہر جگہ پر اجازت ہے. ہم نے کوئی ان کی تقریبی رونمائی ہمیں رکوائی تو نہیں ہے. جہاں تک خادم حسین نے کہا ہے کہ اگر پڑھے لکھے کی بات ہے تو خادم حسین مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اس کو پتا ہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں, یہ خادم حسین اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسامہ آج اخبار میں ایک خبر میں نے پڑھی, اور خبر یہ تھی کہ یونیورسٹی کے اندر کچھ لڑکیوں کو یہ اعتراض ہے, کچھ ان کو ہراسمنٹ ہے, کوئی ایشو ہے. میں نے آج صبح اخبار میں یہ خبر پڑھی ہے, کچھ سٹوڈنٹس نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا. اب یونیورسٹی کتنی اٹانومس ہے کہ صوبائی حکومت انٹیکٹ ہے, اور صوبائی حکومت یونیورسٹی کے اندر جا کے یہ پوچھے بھی نہ کہ اس یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اٹانومی کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اتھارٹی ہے اور جو کام ان کے حوالے ہے وہ بلا روک ٹوک استعمال کر سکے. کوئی ادارہ اس صوبے کے اندر مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کہ وہاں پر کوئی جو کچھ بھی چاہے وہ کر دے. ایجوکیشن, اس کا ڈسپلن, یہ ذمہ داری ہے. اور یہ کہاں تک اس کی اٹانومی ہوگی کہ جہاں پر بالکل صوبائی حکومت خاموش رہیں, چاہے یونیورسٹی کے اندر کچھ ہو. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی میلیفائڈ انٹینشن کے اوپر بات نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف اور کولیشن گورنمنٹ کی ویژن اور ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہے. صحیح ہے. اور اس حوالے سے کسی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے, اب اگر میں اس سے زیادہ بولنا شروع کر دوں تو یہ کوئی بات لمبی نکل جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہم نے کوئی یو ایس ایڈ کی بات کی ہے, نہ ہم نے کوئی تھریٹ کی بات کی ہے, نہ ہمیں اس تقریبی رونمائی کے اوپر اعتراض ہے. یہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ان کے باچا خان فاؤنڈیشن کے سربراہ بیٹھے ہوئے, یہ اپنے ادارے کے اندر کر دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ماحول ہم نے مینٹین رکھنا ہے, کل میڈیکل یونیورسٹی کے اندر اسامہ کوئی آ کے آ جائے گا, یہ کہہ دے گا کہ جی وقت کم ہے. شاہ فرمان صاحب وہی بات جس طرح آپ نے کہی ہے کہیں اور کر لیں. خادم حسین صاحب نے وقت ختم ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باچا خان سینٹر میں جا کے یا کسی اور جگہ جا کر آپ کر لیں یہ تقریب, کیوں نہیں کرتے وہاں پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں, انفیکٹ جو دراصل بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو مینڈیٹ کا ایشو جو میرا خیال ہے کہ ٹیو آر یہ پڑھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا, تو وہ تو اس طرح ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہ پڑھے لکھے کا سوال میں درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اگست 2013 میں اسی ایریا اسٹڈی سینٹر میں ایک شاعری کی کتاب کی رونمائی ہو گئی تھی, اور میں اس کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں, اور اس شاعر کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں. اس وقت یہ کیوں نہیں روکی گئی؟ 16 جنوری 2014 کو انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں جو تعلقات عامہ کا شعبہ ہے, اس میں ایجوکیشن پہ ایک سیمینار ہو گیا جو اس سے متعلق نہیں تھا, وہ نہیں روکا گیا. اور اس بات پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جبکہ نہ اس کے ساتھ کوئی سیاسی فلسفہ وابستہ تھا, نہ کوئی سیاسی سٹنٹ وابستہ تھا. آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ بلا وجہ کیوں روکے گی صوبائی حکومت؟ ہم نے تو ان سے بھی کہا تھا کہ آپ آ کے اپنی بات کریں.
جی خادم ڈاکٹر خادم صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پھر کیا وجہ نظر آتی ہے صوبائی حکومت کیوں بلا وجہ روکے گی تقریب رونمائی؟ میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سن نہیں پا رہے. جی شاہ فرمان صاحب آپ یہ بتائیں، جس طرح انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، 2 کتابوں کی تقریب رونمائی ہو چکی ہے پشاور یونیورسٹی میں، پھر ان کی اجازت کیوں دی گئی؟ وہ انہوں نے جو بات کی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی، ایک تو جو 2 واقعات ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ سے پہلے کی انہوں نے بات کی. دوسری بات اسامہ اس نے کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن کے اوپر سیمینار ہو گیا تھا. وہ کسی کتاب کی بات اس نے نہیں کی، اس نے ایجوکیشن کے اوپر بات کی ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں یہ سارا کچھ میلیفائڈ انٹینشن کے اوپر نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کی اپنی ایک سوچ ہے، ویژن ہے، اس کے حوالے سے ہم جس طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو رکھنا چاہتے ہیں، اسامہ کل تو پشاور یونیورسٹی یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا. اسٹوڈنٹ یونین کو حکومت نے بین کیا ہوا ہے. کل اسی ایشو کے اوپر یہ بات کر دے کہ یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یہ تو یونیورسٹی اٹانومس باڈی ہے. دیکھو اوورسی کرنا اور چلیے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. جی میں سمجھ گیا ہوں. بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما، صوبائی وزیر خیبر پختونخوا ڈاکٹر خادم حسین صاحب، سربراہ باچا فاؤنڈیشن. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے وقت دیا. دونوں کا موقف آپ نے سنا. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تقریب رونمائی پر اعتراض نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کے کر لیں، پشاور یونیورسٹی کے اندر ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ کیوں اس پر پابندی لگائی گئی. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. دلوں میں زندہ ہیں، ان کی سوچ مرتی ہے اور نہ ہی وہ خود. سید منور حسن کی اسامہ بن لادن سے محبت بے مثال ہے. ضروری نہیں کہ اسامہ سب کے ہیرو ہوں. آج اسلام آباد میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور دینی جماعتوں کی کانفرنس ہوئی جو کسی نہ کسی حوالے سے یا کسی نہ کسی وجہ سے طالبان سے ہمدردی رکھنے کے الزامات کی زد میں ہے. یہ کانفرنس دعوت و فکر نامی جماعت اسلامی کے ذیلی ادارے کی طرف سے افغانستان میں امن و مفاہمت کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی سمیت کئی اہم شخصیات نے خطاب کیا. یہ تمام کے تمام رہنما بنیادی طور پر 19-20 کے فرق سے طالبان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہم بہت بڑے مشکل میں پڑ رہے ہیں. یہاں آپ کا جنگ ختم ہو رہا ہے اور ہمارا جنگ اب شروع ہو رہا ہے. ہم ایک نئے مہم جوئی کی طرف چلے گئے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ملک کی مفاد کے لیے کیا کریں. ہمیں اپنی ضرورتوں کا تعین کرنا ہوگا. فیصلے اب جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں، جذبات کی بجائے اب ہمیں عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں. افغانستان کہیں پھر 90 کی دہائی میں داخل نہ ہو جائے، کسی سول وار میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑیں گے. جب سے فوج نے شمالی وزیرستان میں جٹ طیاروں کے ذریعے طالبان کو نشانہ بنایا ہے، طالبان سے مذاکرات کی حامی یہ جماعتیں سکتے کے عالم میں ہیں. کانفرنس سے خطاب کرنے والے تمام کے تمام لیڈروں کا بنیادی طور پر ایک نکاتی موقف تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے مافی ضمیر کا لب لباب یہ تھا کہ حکومت اور طالبان کو آپس میں لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے اور افغانستان میں امریکہ شکست سے دوچار ہو رہا ہے. ان حالات میں پاکستان ایک عالمی سازش کا شکار ہو رہا ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ اجتماع مذاکرات کے حامیوں اور طالبان کے ہمدردوں کا تھا جن کی خواہش ہے کہ طالبان پاکستانی فوج کے عتاب سے بچے رہیں. اس کانفرنس میں جہاں شدت پسندوں کی محبت کے چشمے ابل رہے تھے اور رواں دواں بھی نظر آ رہے تھے، وہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے اسامہ بن لادن کے بارے میں جذبات بھی چھلک اٹھے. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو مار دینا دنیا کی 60% فوج کی بڑی کامیابی تھی، لیکن اسامہ بن لادن جیسے لوگ مرتے نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے کرداروں میں بس جاتے ہیں. طالبان اور شدت پسندوں کے ہمدردوں اور مذاکرات کے حامیوں کا یہ اجتماع کسی کے لیے پیغام تھا یا محض حسن اتفاق؟ کیونکہ یہ اجتماع ایک ایسے وقت ہوا جب وفاقی حکومت طالبان کے خلاف آپریشن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے والی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر زاہد خان. زاہد خان صاحب، آپ کو یہ کانفرنس آخری کوشش نظر آ رہی ہے فوج سے طالبان کو بچانے کی، کیا ہے؟ اسامہ، جو آپ نے بات کی منور حسن کی، تو یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں اس پہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے انتہا پسندی کا سب
पूरा दुनिया को भी इल्म है और पाकिस्तानी आवाम को भी इल्म है, और इसलिए इसको जब भी इलेक्शन होते हैं तो इनको पज़ीराई भी नहीं मिलती है। अफ़गान वार से लेकर जब अफ़गान वार शुरू हुआ तो अमेरिका और यही जमात इस्लामी और यही जो इंतहा पसंद है और जिनके अभी हमदर्दियाँ है उनके साथ, ये मिलकर पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया और अफ़गान वार में अपने आप को पाकिस्तान को झोंक दिया, जिसके आज हम खमाजा भुगत रहे हैं और डॉलर लेके इन्हें जहाद अफ़गानिस्तान किया। बदकिस्मती से आज भी वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है, आवाम से मुखलिस नहीं है। देखिए, अगर वाकई ये उनसे हमदर्दियाँ रखते हैं तो उनको तो कम से कम इस पे तो आमादा करते हैं ना कि हमारे 50,000 लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्या हमारे अभी तो चलो हमारी हुकूमत है तो ये कहते हैं कि अमेरिका को सपोर्ट करें, अभी तो उन लोगों की हुकूमत है चाहे सूबे में चाहे मरकज़ में, जो वो भी इनके लिए नरम गोशा रखते थे और कहते थे कि अमेरिका की पॉलिसी गलत है, लेकिन इनके अपने मकासद है, अपने उपादात है। ये जो इंतहा पसंद है, जो हमारी इंतहा पसंद पार्टीज है, उनकी अपनी एक सोच और फिक्र है और अपनी उस सोच और फिक्र के लिए वो वक्तन फ़वक्तन पे ऐसे हरकतें करते हैं। मशरक़ पाकिस्तान देखे, कश्मीर देखे तो ये सरपरस्त है, अगर अभी इधर भी देखें तो ये जो इंतहा पसंद है ये सरपरस्त है। और हमें ताज्जुब इसमें नहीं होने चाहिए क्योंकि दुनिया में हमें तो ये रस्वा पहले भी कर चुके और इस मुल्क और इस कौम को तनहा करवाना चाहते हैं और वो जो इनका अपना एक सोच है वो गालिब करवाना चाहते हैं इस मुल्क और इस आवाम पे। क्योंकि दुनिया में अगर ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान उसामा को क्या समझ रहे हैं या पाकिस्तान की इंतहा पसंद पार्टीज उसको क्या समझ रहे हैं या जो दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है उसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ये नेकनामी होगी या बदनामी होगी? क्या हमारी दुनिया में हमें आइसोलेट नहीं किया जा रहा है? क्या हमें इस दुनिया से अलग और थलग करना की कोशिश नहीं की जा रही है? ये जो आज कॉन्फ्रेंस थी मुझे तो यही नज़र आती है, मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आया। ये बताएं कि उसामा बिन लादेन की आपने बात की, मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात की है वो जरा सुन लीजिए। कुछ भाई उसामा बिन लादेन जैसे लोग जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं, वो जद्दोजहद का उन्वान बनते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में उसामा बिन लादेन का ये जिक्र कि वो दिलों में जिंदा रहते हैं, जाहिद खान साहब क्या वजह है? देखिए जी, ये कोई अजूबा नहीं है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान में किसी के दिल में रहते हैं तो वो सिर्फ जमात इस्लामी के लोग हैं। और वो अगर आपको याद होगा 9/11 के बाद जितने भी लोग अफगानिस्तान से फरार होकर आए थे पाकिस्तान में, तो अलकायदा के जितने भी लोग थे वो उनके घरों से पकड़े गए थे। जाहिर है कि इनका और उनका एक ही एजेंडा था, अगर यही नहीं था तो इनके घरों में वो क्या करते रहे। तो ये सोच, उस सोच और इस सोच में कोई फर्क नहीं है। अलकायदा के सोच में, हालांकि इसके बावजूद कि अगर आपको इल्म होगा तो सऊदिया जैसे मुल्क ने भी उसामा को दहशतगर्द करार दिया था और सारी दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने भी उसको दहशतगर्द, क्योंकि एक आम आवाम के लिए उस तकलीफ दे थी। लेकिन आज जो मुनव्वर हसन लोग बात कर रहे हैं उनके असली नीयत का और अपनी जो जहन है वो पाकिस्तानी आवाम पे अभी सामने आ गया। और चूंकि पहले भी ये हरकतें करते रहे लेकिन ये चोरी चुपकी सी थी, आज इनके इस तकरीर से मेरे ख्याल में उनके जो असली जहनीत थी, जो इंतहा पसंदी है, जो इस मुल्क को बर्बादी और तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है, ये उनके अक्कासी करते हैं। टाइमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? इस कॉन्फ्रेंस में आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब उनके लीडर भी मौजूद थे, जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर थी, दीगर जमातें भी यहाँ पर थी, समीउल हक साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। एक तरफ ऐसे लग रहा है विफाकी हुकूमत ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, उस वक्त की कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के हवाले से और बातें सारी कि हमें इस खित्ते में अमन चाहिए, तालिबान से जो मुज़ाकरात हैं बड़े जरूरी हैं, ये बातें अब क्यों की जा रही हैं जबकि हमने देखा कि जेट तैयारों के जरिए बमबारी होना शुरू हो गई शुमाली वज़ीरिस्तान में? देखिए उसामा, मुझे तो ये 3 पार्टियों पे तो ताजुब नहीं है, जो जमात इस्लामी होगी, समीउल हक ग्रुप हुआ या मौलाना फजल रहमान, ये वो लोग हैं कि अफगान जिहाद में डॉलर लेके जिहाद तो लड़ते रहे। लेकिन मुझे ताजुब इमरान खान और इसके पार्टी पे हो रहा है कि वो तो इस मुल्क के को चेंज लाना चाहते हैं, इस मुल्क में तरक्की लाना चाहते हैं और वो उनके साथ आज पार्टनर बैठे हुए। लेकिन ये मुझे इतना तो इसमें एक चीज़ झलक नजर ज़रूर आ रही है, एक झलक ज़रूर आ रही है, वो ये कि इमरान खान खौफजदा है, उसके जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो खौफजदा है और वो जमात इस्लामी से अलग नहीं हो रहे। वरना तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो 4 पार्टियां बैठे हुए थे और जो ये बात करते रहे, क्या दुनिया को क्या पैगाम, क्या मैसेज हम दे रहे कि क्या हम दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है, क्या हम दुनिया के साथ आइसोलेशन के लिए तैयार है, क्या हम दहशतगर्दी और दुनिया में दहशतगर्दी करते जाएंगे? तो इमरान खान को सोचना चाहिए। और वो लोग जो इमरान खान के साथ उठे थे लाहौर में जो सुनामी के नजर थी, तो वो लोग तो उनसे अभी इमरान खान से पूछे कि आप किस मसलियत के तहत
जुमा इस्लामी के साथ बैठे हुए, किस बात पे आप उसको उनके हर बात को सुन रहे हैं जो दुनिया में आपको आइसोलेट कर रहे हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूं, जो हमारे सूबे में इनने जो इकदाम उठाए नेटो सप्लाई की बंदिश के नाम से, वो एक दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि पुख्तून इंतहा पसंद है, लेकिन ये गलत है। पुख्तून इंतहा पसंद नहीं है। पुख्तून में जरूर 1% या आधा % या 0% तो लोग होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पुख्तून इंतहा पसंद या दहशतगर्द है। इन लोगों के ज़हन है और ये जहन इनके आवाम के सामने वक्तन फवक्तन सामने आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दीनी और सियासी जमातें शामिल थी जो हमदर्दी रखती हैं तालिबान से, लग ऐसे रहा है कि ऑपरेशन रुकवाने की एक कोशिश थी। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान दुबई में भारतीय चालों का भरपूर जवाब दे रहा है। बिग 3 फार्मूला के खिलाफ श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी डट गए। जीत के आओ तो माने। दुबई में आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गर्मा गर्म इजलास खत्म हो गया है। प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है जिसमें मेंबर ममालिक ने इत्तेफाक किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी अब 4 की बजाय 5 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। आईसीसी ने वाज़ेह किया है कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तमाम टेस्ट ममालिक को यकसा फंड दिया जाएगा और 2015-2030 तक के फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2 तरफा मुआहदे के तहत होंगे। बुनियादी कवानीन में तब्दीली मुतफ़िक़ा तौर पर की जाएगी। आईसीसी में भारत का किरदार कलीदी होगा। 2 साल के लिए आईसीसी की सरबराही भारत करेगा। ऑस्ट्रेलिया को एग्जीक्यूटिव कमेटी की क़यादत मिलेगी, जबकि बरतानिया फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी की सरबराही करेगा। आईसीसी में बुनियादी नौयत की तब्दीलियों के लिए फैसला अगले माह होने वाले इजलास में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास के दौरान बिग 3 की इजारादारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर गुस्सा निकालते रहे। गर्मा गर्म बहस होती रही। भारतीय बोर्ड के सरबराह श्रीनिवासन और ऑस्ट्रेलिया के जेम्स सदरलैंड ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। इल्जाम यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग करके दूसरे रुकन बोर्ड्स को इकट्ठा कर रहा है और नए मुसव्वदे की मंजूरी में रुकावटें डाल रहा है। बिग 3 के मामले पर वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। बांग्लादेश को मुखालफत पर भारत की तरफ से धमकी दी गई कि अगर उसने फैसला ना बदला तो भारतीय टीम उसकी सरजमीन पर नहीं खेलेगी। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि बिग 3 फार्मूले की पहली कोशिश नाकाम हो गई है। आइंदा इजलास में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब आफ्ताब गुल। आफ्ताब गुल साहब, बज़ाहिर तो लग रहा है फिलहाल जीत हुई है, लेकिन यह तो मान लिया गया कि भारत का मुस्तकबिल में कलीदी बुनियादी किरदार होगा। नहीं, जीत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। हमें तो ये ख्याल था ये जो है ना तीनों ये मिलकर और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर और एक आध मुल्क के साथ मिलकर ये बुलडोज करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। उसमें पाकिस्तान के मीडिया का मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और वो जो एक्स चेयरमैन थे जिन्होंने वो लेटर लिखा, पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए और 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने भी जो एहतजाज किया, मैं समझता हूँ उसने उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन देखने की बात उसामा ये है कि ये हमें ये देखना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन एक एतबार से सबसे कमजोर है। हमारे मुल्क में कोई टीम आ नहीं सकती। रेसिप्रोसिटी जौन सी है उसके लिए हमारे पास ईंधन बड़ा कम है। हमारे साथ मैं यकीन आपको बता रहा हूं, हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी, लोगों को यह समझाना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को खास तौर पे और बांग्लादेश और श्रीलंका को कि देखो भाई ये जंग जिसमें हम फंसे हुए हैं ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये हम पे ठोसी गई है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो एक ऐसी जंग की वजह से है जो हम आप लोगों की लड़ रहे हैं। हम इस वक्त थोड़ी सी आपसे रियायत मांगते हैं। इस वास्ते रियायत बड़ी जरूरी है क्योंकि यार उसामा हमारे यहाँ तो आना नहीं किसी ने, जब आना नहीं तो एतराज ये उठेगा कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हो। दुबई इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दुबई में कोई मैच वैच किसी ने मानने नहीं है। और हिंदुस्तान की जो इजारादारी है देखें वो मिसप्लेस्ड है। उनका देखें न्यूजीलैंड में हाल क्या हुआ है। मैं कोई इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन देखें वो खाम में उन्होंने, क्योंकि आबादी ज्यादा है, पैसे जनरेट करते हैं, दुनिया का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके वो बहुत बड़े दाई हैं। देखिए आप न्यूजीलैंड में वो गए हैं, जरा सी हरी विकेटें मिली हैं, उनका क्या हाल हुआ है। उनके जो ये ब्रैडमैन बने हुए थे सारे प्लेयर, उनके बल्ले में गेंद नहीं लगा।
जहां सीधी विकेटें बनाते हैं अपने मुल्क में, वहां स्पिनर चला देते हैं और वो मैच बाय जीत के एक रेटिंग का सिस्टम कर दिया। और बाकी दो लेकिन वो जो चाहते थे कि वीटो मिल जाए, तब तो लगना था कि सिर्फ मुकाबले जहां वो चाहेंगे वहीं होंगे और सारे इवेंट्स जो हैं इन्हीं तीनों मुल्कों में होंगे, वो तो नहीं हो सका। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, ये भी खतरा है, क्योंकि वहां तो गर्मा गर्म बहस हुई है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि ये गुमराह कर रहा है। जी हाँ, आप लॉबी कर रहे हैं। हाँ देखें, ये होगा, मैं समझ रहा हूँ। हमें बड़ी ये एक बात की खुशी है मुझे भी कि भाई पहला जो स्टेप है, पहला टेस्ट मैच जो हमने खेला है, चले उसमें तो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। वो तैयारी करके आएंगे, वो अब गुस्से में वापस जाएंगे, वो तैयारी करेंगे, वो लॉबिंग करेंगे। जिस तरह आपने फरमाया, अभी मैं सुन रहा था कि बांग्लादेश को उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, इसी तरह ये इसको बैजर करेंगे, श्रीलंका को भी करेंगे। हाँ, मैं बार कई दिनों से जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, मैं बताऊं आपको, अगर साउथ अफ्रीका हमारे साथ खड़ा रहे, अगर साउथ अफ्रीका खड़ा जाए, ये सारे एक तरफ हो जाए, तब भी कुछ नहीं होगा। देखना यह है कि हम साउथ अफ्रीका को किस तरह वू करते हैं, वो किस तरह हमारे साथ चल सकते हैं। हमारे साथ वो खड़े अगर हो गए तो ये जो समझ रहे हैं ना कि दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है और योल्टा की कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां पर एक बिग 3 बैठ गए हैं और वो वीटो के पावर्स ले लेंगे, ये क्या समझ रहे हैं? कुछ जंग जीती है इन लोगों ने? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है भाई। एक सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती नजर आ रही है, लेकिन 10 तो सारे मुल्क हैं आईसीसी में, उनको तो इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। ये अजीब लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 3 मुल्क। अगले महीने अब एक और मैच होने जा रहा है, वो बड़ा फाइनल होगा। आपको जीत किसकी नजर आ रही है, भारत की या पाकिस्तान की? देखिए, मैं भारत से कोई जंग नहीं कर रहा। रमीज राजा का ये जो कमेंट था परसों कि वो ऑलिव ब्रांच आपको दिखा रहे हैं, मैंने उस पर भी एतराज किया था। देखो, हमारा हिंदुस्तान से कोई जंग छोड़ी छिड़ी हुई है, इसमें ऑलिव ब्रांच का मसला नहीं है। मिल बैठ के इसको तय करना है और जो विक्टिमाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन हिंदुस्तान चाह रहा है उसके रास्ते में खड़ा होना है। ठीक है, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं जस्ट रिपीट माई सेल्फ कि साउथ अफ्रीका हमारे साथ अगर खड़ा हो जाए, ये सारे का सारा फेल हो जाएगा, ये सारा गिर जाएगा। और देखिए, ये आपने सही फरमाया शुरू में कि आज एक किस्म की कामयाबी तो हुई है। लोगों का ख्याल था कि आज सारा फैसला फुसला हो जाएगा और अल्लाह खैर हो जाएगा। अब वो जाएंगे, दिल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, वो और करेंगे तरीके। और मैं एग्री करता हूं आपसे कि वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही टारगेट करेंगे। हमें जरा ज्यादा तैयार रहना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, और हमारे जो लोग भी क्रिकेट से हैं, मुंसलिक हैं, उन्हें बाहर जाके लोगों को लॉबी करना चाहिए। और दिस इज ऑल आई कैन से। मैं तो सही है, देखते हैं अगले महीने क्या होता है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुल साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। आपने दिया मैच अभी खत्म नहीं हुआ, पहली इनिंग्स में जीत लगता है पाकिस्तान की हुई है, लेकिन भारत फिर तैयारी के साथ आएगा, दूसरे मुल्कों को मिलाने की कोशिश करेगा। अगर साउथ अफ्रीका साथ खड़ा रहा तो फिर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये काम। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल आगे। नवाज शरीफ पार्टी से मशवरे के बावजूद कंफ्यूज हैं, शायद इसीलिए आर्मी चीफ आज उनसे मिले। ऑपरेशन ही आखिरी फैसला होगा। तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जमा साल सरपरस्त आला मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। वो अपनी वालदा की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइन के मुताबिक अपनी जमात को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले 2007 में खुलकर तालिबान और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बेनजीर भुट्टो ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। बेनजीर भुट्टो के सियासी नक्श कदम बहुत वाज़ेह और बहुत अयां हैं, जिनकी पैरवी में बिलावल भुट्टो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और जिस क्लैरिटी ऑफ माइंड का मुजाहरा वो कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से उसका शदीद फुकदान दिखाई देता है। मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दी से फौरी निपटने की बजाय एपीसी के कंधे का सहारा लिया। मुज़ाकरात की बात हुई, मगर मुज़ाकरात हुए और ना ही ऑपरेशन से मुतालिक हुकूमत की झिझक गई। तहम बन्नू और रावलपिंडी में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के बाद से मुल्क में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की फजा उस वक्त बनी जब पाक फौज ने मीर अली में बन्नू और रावलपिंडी का जवाब दिया और 22 जनवरी को वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ ने मुलाकात की। मगर अब फिर हुकूमत के कदम डोलते महसूस हो रहे हैं, इसके बावजूद कि नून लीग की पार्लिमानी कमेटी की अक्सरियत तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की हामी है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को एतबार में लेने और कोई फैसला सुनाने से गुरेज किया। शायद बदलते हुए हालात को देख
देख कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक आर्मी चीफ के ख्यालात तफसील से सुने। आज की इस मुलाकात के बाद यह खबर भी आई कि वज़ीर आज़म कल पार्लियामेंट आएंगे और दहशतगर्दी के हवाले से अपनी पॉलिसी के बारे में ऐवान को एतमाद मिलेंगे। मुमकिन है कि वज़ीर आज़म की तरफ से कल ऑपरेशन का ऐलान किया जाए और यह भी मुमकिन है कि मुज़ाकरात को एक आखिरी मौका दिया जाए, क्योंकि फौज की तरफ से हालिया जवाबी कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया है, मगर यह तय है कि हुकूमत को बिलाखिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में ऑपरेशन के आसार नजर भी आना शुरू हो गए हैं। बाखबर हल्के कह रहे हैं कि हुकूमत अंदरूनी खाना तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की गर्ज से होमवर्क कर रही है। आज डयाला जेल में सर्च ऑपरेशन किया गया। वजीर कानून पंजाब ने जजों के तहफ्फुज़ के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की। दरहकीकत तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई नाजुक और दूररस फैसला है, जिसका आउटफॉल पाकिस्तान के बड़े शहरों में आएगा। यानी तालिबान अपने खिलाफ ऑपरेशन का जवाब कराची और लाहौर और पंजाब के दीगर बड़े शहरों में देंगे। हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात भी बढ़ाने हैं और तालिबान से निपटने के लिए कानून साजी भी करना है। ये सारे काम बड़ी सरत से जारी हैं, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि बहुत जल्द तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात आर्मी चीफ की वजीर आजम से, अब भी कोई कंफ्यूजन है क्या? देखें, जहाँ तक उसामा साहब वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत के इस फैसले का तल्लुक़ है कि अगर जो है वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ होगी तो उसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जिस फैसले की बुनियाद के ऊपर पूरी कौम को जो है वो हौसला मिला है और इस लिहाज से बड़ा ही ये मुस्बत फ़ैसला है कि लोगों में जो एक खौफ और यानी जो डेप्रीवेशन की जो फ़ज़ा थी वो जो है वो कम अज़ कम हुई है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब इस बारे में बड़े क्लियर हैं और उनका ये कहना है कि जो हथियार की ज़बान में बात करेगा या जो गोली की ज़बान में बात करेगा, बिल्कुल उसका जवाब जो है वो ताकत से दिया जाएगा और जो मुज़ाकरात करना चाहे, टेबल पे बैठ के बात करना चाहे, तो बिल्कुल उसके लिए दरवाजे जो है वो आज भी खुले हैं और आने वाले कल को जो है वो भी खुले होंगे। आज इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस भी थी, कई जमातें कह रही हैं आप एतमाद में नहीं ले रहे, इमरान खान ने भी कहा है। देखिए, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जिन पार्टीज़ का या जिन सियासी कायदीन का मकसद जो है वो कौम को कंफ्यूज करना है और यानी उनका मकसद ये है कि कौम किसी नतीजे पे ना पहुँचे, किसी कंसेंसस पे ना पहुँचे और कौम को इस सूरत हाल में मुब्तला करके वो अपने ज़ाती मकासद जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है वो एतमाद में नहीं ले सकता। वो जैसे मिसाल बनी हुई है ना कि कोई सोते को तो जगा लेगा, तो जो जागता ही सोया हुआ उसको कौन जगाएगा। ये वो लोग हैं कि जिनको हर चीज़ की समझ है। ये बात बड़ी ही वाज़ेह और दो टोक है कि जो आदमी हथियार की ज़बान में बात करेगा उसके साथ उस ज़बान में बात की जाएगी और जो मुज़ाकरात करेगा उसके साथ मुज़ाकरात पे बात की जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये कन्फ्यूजन जो है ये एक दो सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो फैला रहे हैं और उनको तो यहाँ तक कन्फ्यूजन है कि वो उनको ये समझ नहीं आती कि ये पोलियो के जो कतरे पिलाते हुए मासूम जो है वो गरीब लोग, मासूम वर्कर जो है वो शहीद हुए हैं, वो उनकी मजम्मत करें, उसके ऊपर तशवीश का इजहार करें, या जो वज़ीरिस्तान में मुसल्लह अफवाज ने एक्शन किया है उसके ऊपर तशवीश का इजहार करें। उन्हें तो इस बात की भी कन्फ्यूजन है कि जो लोग हलाक हो रहे हैं वहाँ दहशतगर्दी करते हुए जो है वो वज़ीरिस्तान में, वो लोग जो है वो शहीद हैं या हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग और मासूम शहरी जो मार्केट्स में, बाज़ारों में जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, वो शहीद हैं। अब इनकी तो कन्फ्यूजन का ये हाल है। इनकी कन्फ्यूजन तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही दूर करेगा, इस कौम के या हुकूमत के बस में नहीं है। अगर ऑपरेशन हुआ तो शदीद रद्द-ए-अमल भी उसका हो सकता है और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैकड़ों खुदकुश हमलावर पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। आप इसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद? जी, मैं इसकी जो है वो तरदीद करता हूँ और ये कहना कि जी बस अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसे हो जाएगा। देखिए, वो पहले कौन सी जो है वो कोई कसर उठा रख रहे हैं। जब ये पिछले 6 माह से, साल से, 2 साल से, 3 साल से जब किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई का जो है वो ना तो जवाब दिया गया और ना ही मुज़ाकरात किए गए, उस वक्त क्या उन्होंने को हमले कम कर दिए थे। ये रिस्पॉन्ड करने वाली बात जो है
یہ تو آج سے 2 ہفتے پہلے جب ایک آرمی کے کیمپ پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ اس کو رسپونڈ کیا گیا. یہ بھی خبریں ہیں کہ شکوں میں بھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہونے والے ہیں نواحی علاقوں میں، اور کچھ جیلیں جو ہیں ان کو بھی خطرہ ہے، پنجاب کی جیلوں کو کراچی کے ساتھ ساتھ. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں ہائی الرٹ کی وجہ تو یہ ہے کہ بہرحال جہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس قید ہیں وہاں پہ ہائی الرٹس تو خیر اس سے پہلے بھی تھا، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ری وزٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن پنجاب کی جیلوں میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ جس قسم کا خطرہ ڈی آئی خان کی جیل یا بنو جیل کو تھا، کیونکہ محلے وقوع کے لحاظ سے بھی فرق ہے کہ وہاں پہ بہت ہی تھوڑے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس علاقے میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ رٹ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی ہائی الرٹ جو ہے وہ نہ صرف ان مقامات پہ بلکہ جو دوسرے ٹارگٹس ہیں یا جو دوسرے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ لوگ بھی ہیں، یعنی پرسنالٹیز بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. ان سب کے اوپر ایسی صورتحال میں جب واقعات ہو رہے ہوں اور تسلسل سے ہو رہے ہوں تو ان کے اوپر پوری توجہ دینی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پنجاب حکومت نے اپنے اس فرض کو پوری طرح سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پوری طرح سے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے میٹنگز لی ہیں اور ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلائے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی صورتحال ہوگی اس صورتحال میں بھرپور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر پنجاب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی، جس طرح ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے رد عمل سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.